पहले आप सभी को नमस्कार और सक्सेस केमिस्ट्री चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डायपोल मोमेंट डिस्कस किया था केमिकल बॉन्डिंग के, और फेजांस रूल भी डिस्कस किया था। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आज के टॉपिक को मैं डिस्कस करने से पहले आपको ये कहूँगा कि आप इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और जो भी टॉपिक्स हमने प्रीवियस कवर किए हुए वहाँ आपको उसका लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से जाकर के उसे देख लीजिए। क्योंकि आज का जो टॉपिक है, ठीक है, इसका रिलेशन पिछले टॉपिक से नहीं है, पर पिछला टॉपिक भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है डायपोल मोमेंट। चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जिसका नाम है सबसे पहले बैक बॉन्डिंग। आइए बात करते हैं बैक बॉन्डिंग की। बैक बॉन्डिंग, देखिए बैक बॉन्डिंग को समझने से पहले सबसे पहले एक बात हमें समझनी चाहिए, ये कैसे फॉर्मेशन होता है। देखिए ये एक टाइप का पाई बॉन्ड होता है। बैक बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ पाई बॉन्ड। अगर आप बैक बॉन्डिंग की बात करें, देखिए क्या होता है इसको, अगर हम एग्जाम्पल, सबसे पहले हम इसको डिफिनीशन लिखने से पहले क्या होता है कि सबसे पहले हम डिफिनीशन पे भागते हैं। डिफिनीशन अगर कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में फीड हो गया तो हमको कोई जरूरत नहीं डिफिनीशन याद रखने की, कॉन्सेप्ट को हम एक्सप्लेन कर दें, वही हमारी डिफिनीशन हो गई। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है कि ए होता है, मान लो कोई एक एटम ए है, ये बी के साथ कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, ठीक है। ये कोई एक एटम ए है, ये बी है। मान लो बी के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए ए और बी है, ए आपका एक क्या है, डोनर है, और बी जो है वो मान लो एक्सेप्ट करने वाला है। मतलब ए के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बी के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल। अब क्या करेगा, ए कहेगा कि मेरा लोन पेयर आप ले लो। ए ने क्या किया, ए ने अपना लोन पेयर बी के वैकेंट ऑर्बिटल में प्लेस कर दिया। अच्छा, जब ए ने अपना लोन पेयर बी के वैकेंट ऑर्बिटल में प्लेस कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसने अपने एडजेसेंट वाले एटम को क्या दिया, इलेक्ट्रॉन दिया, वो भी उसके बैकेंट ऑर्बिटल में। किसके, उसके बैकेंट ऑर्बिटल में ए ने अपने एडजेसेंट बी को क्या दिया, इलेक्ट्रॉन दिया। इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। तो इसको हम देख सकते हैं कि दैट इज अ वीक पाई बॉन्ड। ये क्या होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। अच्छा एक चीज और, इसको ऐसे देखिए, ये इसको हम क्या बोलते हैं, ये वीक पाई बॉन्ड होता है, वीक पाई बॉन्ड। वीक पाई बॉन्ड के साथ साथ कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है कि बैक बॉन्डिंग कहीं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड तो नहीं होगा। जी नहीं, आपके आंसर के लिए हम आपको आंसर दे दें, वीक बॉन्डिंग जो आपका ये होता है बैक बॉन्डिंग, ये एक पाई बॉन्ड होता है और ये कोई कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नहीं होता है, क्योंकि इसको बोलते हैं पाइडेटिव बॉन्ड, पाइडेटिव बॉन्ड। और हम अच्छे से जानते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या कहलाता है, सिग्माडेटिव बॉन्ड। क्योंकि यहाँ पे एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, याद करो यहाँ पे क्या होती है, एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, इसको बोलते हैं सिग्माडेटिव बॉन्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सब ध्यान से समझ लो। आप आज से आप गलती मत करना कि जो पाइडेटिव बॉन्ड होता है उसको सिग्माडेटिव बॉन्ड में डिफरेंस होता है। ये मत कह देना कि जो बैक बॉन्डिंग है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है। पहली बात इसे ध्यान से नोट कर लो कि बैक बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नहीं होती है। आइए, तो इसको हम बोल सकते हैं कि दैट इज अ, डिफिनीशन लिखो, दैट इज अ, क्या है ये, देखो डिफिनीशन कैसे बना, दैट इज अ वीक पाई बॉन्ड, दैट इज अ वीक पाई बॉन्ड। ये एक वीक पाई बॉन्ड होता है इन विच ए डोनर एटम डोनेट their electron in the adjacent atoms vacant orbital। ठीक है, कह रहा है कि दैट इज अ बिग पाई बॉन्ड इन विच अ डोनर एटम डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन इन द एडजेसेंट एटम्स वैकेंट ऑर्बिटल। वही बात हुई जिसमें ए आपका एक डोनर एटम है जो बी के एडजेसेंट एटम में अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। इस चीज को बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। वीक पाई बॉन्ड भी बोल सकते हो, एक टाइप का ये पाई बॉन्ड होता है, चाहे आप वीक पाई बॉन्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड हो, है तो पाई बॉन्ड ही।
तो आज से पहली बात ये, बैक बॉन्डिंग एक पाई बॉन्ड है, आप इसको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड मत कहना। दूसरी बात, बैक बॉन्डिंग के केस में क्या होता है कि एक आपका डोनर एटम होना चाहिए और जो एडजेसेंट एटम है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए कि इसके पास भी पता चले लोन पेयर है और इसके पास भी लोन पेयर है, तब बैक बॉन्डिंग का केस नहीं बनेगा। बैक बॉन्डिंग के केस के लिए इसके पास भी जो है क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि इसी के पास हो, इसके पास भी हो सकता है, जिसको जरूरत होगी उसी में डोनेट हो जाएगा। इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। और बैक बॉन्डिंग का सबसे अच्छा केस बोरॉन के केस में समझा जाता है, अभी हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले आइए देखते हैं हम कंडीशन टू फॉर्म बैक बॉन्ड। कंडीशन टू फॉर्म बैक बॉन्ड। हमको ये बताना है कि क्या कंडीशन है बैक बॉन्डिंग बनेगी। देखिए कंडीशन की सबसे पहले अगर हम बात कर ले तो जो हमारा डोनर एटम होता है, जो हमारा डोनर एटम होता है, ये बात करते हैं। डोनर एटम शुड बी कहां से बिलोंग करना चाहिए? डोनर एटम शुड बी सेकेंड पीरियड। डोनर एटम किसका होना चाहिए? सेकेंड पीरियड का होना चाहिए। एंड ऐसा बोल सकते हैं, और एक्सेप्टर शुड बी। अब जो एक्सेप्टर होता है ये किस पीरियड का होता है? एक्सेप्टर शुड बी सेकेंड और थर्ड पीरियड। मतलब जो हमारा एक्सेप्टर होता है वो या तो सेकेंड पीरियड का हो या फिर थर्ड पीरियड का हो। मेरी बात आप ध्यान से समझिएगा, जो हमारा एक्सेप्टर होता है वो तो सेकेंड पीरियड का हो या फिर थर्ड पीरियड का होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें कि अगर किसी ने कहा, देखो अब एक बात मेरी ध्यान से समझ लो कि यह जरूरी नहीं होता कि डोनर हमेशा सेकेंड पीरियड का ही हो। पहली चीज, ठीक, चांस होता है कि हमेशा यही बनेगा, ये एक फैक्ट है, सही है। लेकिन जो एक्सेप्टर है इसको अगर सेकेंड पीरियड का है तो बहुत अच्छा होगा। थर्ड पीरियड के केस में क्या होता है, जैसे हम देखो एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं इसके। अगर हम बात करें ए और बी की, सपोज दैट ए में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। कहां पे? बी में डोनेट करेगा। अगर इसके पास 2p है और इसके पास 2p है, ये जो बैक बॉन्डिंग होगी इसको बोलते हैं 2p बैक बॉन्डिंग। अच्छा, अगर हम एक और बात करें, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, अगर ये ए और बी है, ठीक है, अगर इसी के साथ हमने ये ले लिया ए और बी, ठीक है, ए में अगर ये ए है और ये बी है, ठीक, ए मान लो कौन सा है, ये 2p और ये है 3p। तो अगर ए ने इलेक्ट्रॉन दिया बी को तो अभी भी जो है बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। बैक बॉन्डिंग क्या होगी? हो जाएगी। और लेकिन अब ये बैक बॉन्डिंग इतनी इफेक्टिव नहीं होगी जितनी ये होगी, क्योंकि यहाँ 3p का वैसे भी साइज क्या हो चुका होता है? लार्ज हो चुका होता है। तो बैक बॉन्डिंग तो यहां भी होगी और इफेक्टिव नहीं होगी। और आप जानते हो जीवन में सारा खेल तो इफेक्ट का होता है, ठीक है ना? सारा खेल इफेक्ट का होता है। जितना अच्छा आपका इफेक्ट होगा, जितना अच्छा आपका किसी पे प्रभाव होगा, उतना ही अच्छा आप कर सकते हो। एग्जाम में भी आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो जितना अच्छा आपका इफेक्ट होगा, जितने अच्छे से आप एक्सप्लेन कर पाओगे, एग्जामिनर के माइंड को जीत पाओगे, उतना अच्छा आप मार्क्स क्रिएट कर सकते हो। ये हुई कंडीशन बॉन्ड की। तो सबसे पहले हमने एक चीज देखा कि बैक बॉन्डिंग की जो पहली कंडीशन है वो क्या है कि डोनर एटम शुड बी सेकेंड पीरियड एंड एक्सेप्टर शुड बी सेकेंड और थर्ड पीरियड। ज्यादा चांसेस क्या होते हैं कि एक्सेप्टर जो होता है उसको सेकेंड या थर्ड पीरियड का होना चाहिए। देखो क्या होता है, रीजन ये है कि दोनों मतलब दोनों से कोई एक को सेकेंड पीरियड होना जरूरी है। अगर नहीं है, दोनों 3 के हैं, तो ये बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। पहली बात हमेशा याद रखना कि अगर दोनों थर्ड पीरियड के हैं तो बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। तो बैक बॉन्डिंग होने के लिए पहली कंडीशन है किसी एक को सेकेंड पीरियड का होना जरूरी है। सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है लुईस
एसिड कैरेक्टर। जी हाँ, लुईस एसिड कैरेक्टर। अरे सर कैसे जानेंगे लुईस एसिड कैरेक्टर? अरे कुछ नहीं है, देखिए बस पेशेंस बना के रखिए, सब कराएंगे। देखिए BF3, BCl3, BBr3, BI3। अगर इसके केस में हम बात करें, सबसे पहले आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर इसके केस में हम बात करें कि हमको जो है क्या देखना है, लुईस एसिड कैरेक्टर देखना है, तो इसके केस में लुईस एसिड कैरेक्टर कैसे देखेंगे? अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी छोड़ दो, आप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी देख लो, ठीक है। तो उस बेसिस पे क्या होगा, क्या होगा? देखिए आपको पता है कि लुईस एसिड कैरेक्टर में जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसका क्या होगा, लुईस एसिड कैरेक्टर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। फिर किसका होगा, BCl3, BBr3 एंड Bi। ये तो हम आप सोच रहे हैं कि BF3, BCl3, BBr3, Bi3 होता है, ये हम आप सोच रहे हैं। इसको बोलते, अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी की बात करें, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी की बात करें तो उस केस में देखो कैसे होता है। जैसे बोरॉन है, सबसे पहले ये कैसे आया इसको समझ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, F और F, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी क्या होगी, बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी बढ़ेगी। अगर वहीं हम बात करें BCl3 की, ये Cl, ये है Cl और ये है Cl। अब देखो यहां पे ये क्या करेगा, यहां पे ये भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। लेकिन एक बात बताओ, फ्लोरीन और क्लोरीन में, फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में कौन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच पाता है? तो सबसे सिंपल सा जवाब आएगा फ्लोरीन। अच्छा, अगर फ्लोरीन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी तो यहां भी आएगी, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी यहां भी आएगी सेकेंड केस में, पर फर्स्ट केस में इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू सेकेंड। ध्यान से मेरी बात समझिएगा, फर्स्ट केस में इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ज्यादा होगी सेकेंड में। अब देखो जब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी यहां ज्यादा हो गई तो आपको पता है कि लुईस एसिड कैरेक्टर इज डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ऑन द सेंट्रल एटम, कि सेंट्रल एटम के पास कितनी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसी पर यह कैरेक्टर डिपेंड करता है। लेकिन यहां हमसे गलती हो जाती है, ये ऑर्डर हमारा गलत हो जाता है, ये ऑर्डर हमारा गलत हो जाता है। सर अगर ये ऑर्डर गलत हो जाता है सर सही ऑर्डर क्या है? सही ऑर्डर जो है वो ये है, BF3, BBr3, BCl3 आएगा ना, BCl3 एंड BBr3 एंड Bi3। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। ये हो जाता है। सर ये कैसे हो गया, हमको तो नहीं पता। अरे आपको सब पता है, बस आप पता नहीं कर रहे हो। आइए एक एक की डिटेल एनालिसिस करते हैं, अभी तुरंत पता चल जाएगा क्या वजह है, ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो है BF3। BF3 की बात करते हैं। आइए BF3 के केस में देखिए थोड़ा सा क्या होगा। ये है हमारा बोरॉन, ये है हमारा फ्लोरीन, और ये है हमारा फ्लोरीन, और ये हमारा फ्लोरीन। चलिए बात कर लेते हैं। इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है ना, और इसके पास क्या है, ओहो क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल। कर दिया अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। भाई अभी इलेक्ट्रॉन खींच रहा था आप कह रहे हो, लेकिन अभी तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है। ध्यान से मेरी बात समझो। अभी आपने यहां बताया कि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी खींच रहा है, बढ़ रही है, लेकिन जब हम यहां इस वाले कॉन्सेप्ट पे आते हैं तो हम ये देखते हैं कि फ्लोरीन अपना ही इलेक्ट्रॉन बोरान को दे रहा है।
तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी वाला काम था वो तो हो गया 0। अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, Cl Cl Cl, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, ध्यान से मेरी बात समझना, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे डोनेशन तो होगा, डोनेशन तो होगा, नो डाउट कि डोनेशन नहीं होगा, लेकिन इतना नहीं होगा जितना आप सोच रहे हो, इतना नहीं होगा जितना आप सोच रहे हो, क्योंकि ये है 2p और ये है 3p, ये है 2p, ये है 2p, यहाँ पे 2p 2p और यहाँ पे 2p 3p, ठीक है, यहाँ पे 2p 3p। तो अब देखिए, अब अगर हम और आगे जाएं, किसके पास, Br के पास, कोई चांस नहीं है, आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम चले गए हैं तो बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2p 4p। तो आप देख रहे हो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी अब बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी अब बढ़ रही है। जैसे हम आयोडीन पे जाएंगे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाती है। हमने आपको ऑलरेडी बताया कि इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग के लिए सिर्फ सेकेंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट ही इन्वॉल्व होते हैं, और सेकेंड और थर्ड में नहीं आता है Br। तो अब जो आपका ऑर्डर आ जाएगा वो आपको रखना है क्या, ध्यान, रखना है क्या, ध्यान, और बिल्कुल ध्यान से इस बात को ध्यान में रखना, नहीं तो हो जाएगा आपका गेम ओवर। और जब हो जाता है गेम ओवर तो एग्जाम में आते हैं -1 मार्क्स, और जब -1 आता है तो पता है 500 रैंक्स अप एंड डाउन हो जाता है JEE में। तो ये होगा आपका क्या, BF3 BCl3 BR3 एंड BI3। तो आपको पता है इसका ज्यादा होगा, ये चीज याद रखना। और अगर आपको कहीं भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप हमको बता सकते हैं। तो ये करेक्ट ऑर्डर हुआ, ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखना, नहीं तो आप इस वाले ऑर्डर को ऑप्शन में ये भी मिलेगा आपको, और यही आप सही करके आओगे और आपका ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो आपको जो ध्यान में रखना है वो ये ऑर्डर ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं, इसी में अपने अगले टॉपिक पे मूव करते हैं। वो हमारा अगला टॉपिक क्या है, वो है एप्लीकेशंस। इसके एप्लीकेशंस की बात करते हैं। आइए, आपने नोट कर लिया, अरे भाई नोट किया, कर लिया, चलिए मिटा दे। तो एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहला एप्लीकेशन अभी हमने डिस्कस किया, क्या कि इसमें डिस्कस किया ना, कंपैरिजन ऑफ लुईस एसिड कैरेक्टर। तो लिख सकते हैं हम कंपैरिजन ऑफ लुईस एसिड कैरेक्टर ऑफ बोरॉन हैलाइड। तो हमने ये देखा कि हम बोरॉन, जो सबसे पहला हमने एप्लीकेशन, वैसे भी और बिना एप्लीकेशन नाम के हमने डिस्कस कर लिया कुछ दिन पहले ही अभी। तो ये बताया हमने कि कंपैरिजन हम क्या करते हैं, जो बोरॉन के हैलाइड्स होते हैं उनके लुईस एसिड का हम कंपैरिजन करते हैं। और दूसरा हम देखें तो दूसरा है कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ। सर यहाँ भी बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन, जी हाँ बिल्कुल आप सही कर रहे हो, कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ। आइए कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं। दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ कैसे करते हैं। आइए इस पे बेस हम पहले क्वेश्चन से समझते हैं। कोई एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं, उस क्वेश्चन के माध्यम से इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही अच्छी कंडीशन। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम, मान लो BF3 एंड BF4 माइनस। इस क्वेश्चन को हम करते हैं और डिस्कस करते हैं कि किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। आइए अगर हम बोरॉन F की बात करें तो ये होगा क्या, F, ये होगा F और ये होगा आपका F। पर अगर BF4 माइनस की बात करें तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ये बनेगा, मतलब देखो एक बात ध्यान से समझो, यहां पर बोरॉन के पास
वैकेंट ऑर्बिटल है और यहां पर फ्लोरीन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर करेगा। अच्छा, वैसे ये भी यहां से करेगा और ये वाला भी ऐसे करेगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का 3 में ट्रांसफर हो रहा है। इसका बॉन्ड ऑर्डर जो आ जाएगा वो कुछ 1.33 के पास ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब बॉन्ड ऑर्डर को मत देखो, अब बस इतना देखो, इसके पास जो आएगा वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। लेकिन यहां पर देखो क्या होगा, इस बोरॉन के पास, ये फ्लोरीन दे तो सकता है, ये दे सकता है, ये बात सही है, पर इस बोरॉन के पास नो वैकेंट ऑर्बिटल। और एक बात बताओ, अगर हमारे पास वैकेंट ऑर्बिटल है नहीं तो तुम कैसे दोगे? अगर वैकेंट ऑर्बिटल है नहीं तो ये कैसे देगा? और जब वैकेंट ऑर्बिटल है नहीं तो देगा, ये पार्शियली सिंगल बॉन्ड है और आपको पता है कि इसकी बॉन्ड लेंथ इसके कंपैरिजन में ज्यादा होती है। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि BF बॉन्ड इन BF3 इज लेस देन BF बॉन्ड इन BF4 माइनस। तो किसमें ज्यादा होता है? BF4 माइनस में। ऐसे ही एक और केस हम डिस्कस कर लेते हैं, कंपैरिजन क्वेश्चन है, कंपैरिजन द बॉन्ड लेंथ, कंपैरिजन द बॉन्ड लेंथ ऑफ किसका, BnR2 का होल थ्राइस, कॉमा B, यहाँ पे दिखेगा नहीं आपको, BHnR2 का होल ट्वाइस, कामा BH2nR2। इसमें आपको बताना है कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ, आपको करना है। देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन को आप बॉन्ड ऑर्डर से बहुत इजीली कर सकते हो। B, ये है N, ये है 2R आपके, ये है N, ये है 2R, ये भी आपका क्या है, nR2। ठीक है, अगर इसमें हम बात करें B nR2 nR2 NH, इसमें अगर हम बात करें BH nR2H। अब ये होगा आपका एक्चुअल स्ट्रक्चर, इसी में आपको बताना है बॉन्ड लेंथ। देखिए, अगर सबसे पहले हम देखें इस नाइट्रोजन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है और इसके पास है वैकेंट ऑर्बिटल। इनके पास इलेक्ट्रॉन है, इनके पास इलेक्ट्रॉन है और इसके पास है वैकेंट ऑर्बिटल। अब नाइट्रोजन क्या करेगा, यहां से अपने इसको ट्रांसफर करेगा और ये वाले भी ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, और ये वाले भी ट्रांसफर करेंगे, ये भी ट्रांसफर करेगा और ये भी ट्रांसफर करेगा। यहां केस में कैसे होगा जरा देखो, ऐसे, ये है आपका बैकेंट ऑर्बिटल और इसके केस में भी यही है, इन दोनों के केस में देखो वही है। अब क्या करेगा, ये भी ट्रांसफर तो करेगा, मेरी बात ध्यान से समझना, पर यहां सिर्फ 2 ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब एक बॉन्ड को, ध्यान समझना, एक बॉन्ड को 3 लोगों के बीच ट्रांसफर हो रहा है। तो चाहे तो आप ऐसा लगा सकते हो 1+π/σ वाले फॉर्मूले से अपना जो हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, और या डायरेक्टली हम देख सकते हैं इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा, 1.33। ठीक, और अगर इसके केस में देखें, इसके केस में अगर हम देखें तो जो बॉन्ड ऑर्डर है कितना आएगा, 1.5। अब इसमें देखो एक ही ट्रांसफर कर रहा है पूरा ना, इसमें पूरा का पूरा एक ही ट्रांसफर कर रहा है, तो यहां पे जो बॉन्ड ऑर्डर है कितना आएगा, 2। तो अगर हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। अरे हमने पढ़ा था ना केमिकल बॉन्डिंग में, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। पहली चीज, बात समझ में आ रही है? मतलब बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड एनर्जी के डायरेक्टली है और बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, अगर इस केस में हम देखें तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका, इसका, तो बॉन्ड लेंथ किसका सबसे ज्यादा हो जाएगा, इसका, ये ऑर्डर आएगा।
तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, मतलब बॉन्ड लेंथ के कंपैरिजन के लिए। तो अब आपको बॉन्ड लेंथ में कहीं कहीं आपको अब बैक बॉन्डिंग का इफेक्ट भी देखना पड़ेगा। अगर आप बैक बॉन्डिंग का इफेक्ट नहीं देख रहे हो सकता है आपके क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट हो जाए और क्वेश्चन आपका गलत हो जाए। तो हमेशा आप ध्यान दीजिएगा कि अब आपको बैक बॉन्डिंग का इफेक्ट भी मेजर करके चलना है अगर क्वेश्चन को सही ढंग से कर रहा है तो। और अगर आपने बैक बॉन्डिंग के केस को मेजर नहीं किया, आई थिंक आप गलत कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक। प्लेनर एंड नॉन प्लेनर। तो हमारा जो अगला एप्लीकेशन है उसका नाम है प्लेनर एंड नॉन प्लेनर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, प्लेनर एंड नॉन प्लेनर। और प्लेनर एंड नॉन प्लेनर हमने आपको एक जगह पढ़ाया था, याद करो, हाइब्रिडाइजेशन याद करो, जहां पे हमने बताया था कि sp2 प्लेनर होता है जबकि sp3 नॉन प्लेनर होता है। क्या वजह होती है कि जैसे मान लो ये है, ये ऐसे होता है, फिर एक ऐसे मान लो ये चौक है ऐसे, यहाँ पे ये ऐसे सिचुएटेड है ऐसे, तो ये ऐसे। लेकिन जो थर्ड बॉन्ड होता है sp2 में वो कहाँ होता है, पीछे की तरफ होता है। जैसे ये 3 बॉन्ड तो यहाँ पे ऐसे बन जाते हैं, ठीक है, लेकिन एक बॉन्ड जो होता है वो इस ब्लैक बोर्ड के अंदर की तरफ होता है। ये बात समझ रहे हो, इस ब्लैक बोर्ड के अंदर की तरफ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं कि इस वजह से आपका ये जो मतलब मॉलिक्यूल होता है वो नॉन प्लेनर हो जाता है, क्योंकि वो प्लेन से हट जाता है। तो प्लेन से हट जाता है, इस वजह से वो नॉन प्लेनर हो जाता है। तो इसी का एक एप्लीकेशन है, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। हमारा क्वेश्चन है NCH3 होल थ्राइस CH3 होगा SiH3 का होल थ्राइस। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को करने से पहले आइए देखते हैं हम, ये हमारा नाइट्रोजन, ये है हमारा CH3, ये भी है हमारा CH3 और ये भी हमारा CH3। इस नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर, ये हमारा नाइट्रोजन, ये हमारा SiH3, ये हमारा SiH3 और ये भी हमारा SiH3। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि कार्बन के पास क्या है, कुछ है नहीं, कार्बन के पास कुछ भी नहीं है, ना तो लोन पेयर है और ना ही वैकेंट ऑर्बिटल है। तो क्या ये बैक बॉन्डिंग शो करेगा, क्या ये कार्बन बैक बॉन्डिंग शो करेगा? जी नहीं, ये कार्बन बैक बॉन्डिंग नहीं शो करेगा। अरे यार इतने मुरझाए हुए क्यों हो, थोड़ा सा जाग जाओ, पानी वानी पी लो। हाँ आइए थोड़ा आराम कर लो, आओ। तो मानते हैं पर समझ सकते हैं, तो इतना टफ बात भी नहीं कर रहे हैं यार, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ सकते हैं। NCH3 देखिए, NCH3 केस में सबसे सिंपल सी बात समझिएगा, एक तो बैकेंट ऑर्बिटल है नहीं और एक तो लोन पेयर भी नहीं। अच्छा लोन पेयर होता तो भी क्या कर लेते, कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि नाइट्रोजन ऑलरेडी लोन पेयर कंटेन करके बैठा है, तो भी बैक बॉन्डिंग का कोई चांस नहीं था। मतलब इसको बैक बॉन्डिंग शो करने के लिए बैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए थी। मतलब यहां पर बोल सकते हैं कि नो वैकेंट ऑर्बिटल, नो वैकेंट ऑर्बिटल। दैट मीन्स अगर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है, तो हेंस कार्बन एटम will not show, कार्बन एटम will not show बैक बॉन्डिंग। मतलब जो कार्बन एटम है वो बैक बॉन्डिंग शो नहीं करेगा। जबकि SiH3 का केस देखिए, इसके पास है वैकेंट ऑर्बिटल, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके वैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर देता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब ये करेगा वैकेंट ऑर्बिटल, इसका मतलब इसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल। और अगर है वैकेंट ऑर्बिटल देन कैन शो क्या तो कर सकता है, बैक बॉन्डिंग, देन कैन शो बैक बॉन्डिंग। और हाँ, अगर ये बैक बॉन्डिंग शो कर सकता है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है और ये बैक बॉन्डिंग शो कर सकता है, और अगर ये बैक बॉन्डिंग शो कर सकता है तो अब इसके पास एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ चुका होगा कि नाइट्रोजन उसमें इन्वॉल्व हो चुका होगा, और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो sp2 हो जाएगा, और इसका नाइट्रोजन कहीं नहीं गया है। 1 2 3 4 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन इज sp
sp3, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। और अगर sp3 है और ये sp2 है तो आपको पता है कि sp3 क्या होता है, नॉन प्लेनर, जबकि sp2 क्या होगा, प्लेनर। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे लोग अक्सर मिस्टेक करके आते हैं, वो यही है कि ये आपको एक पैटर्न होता है जिसपे आपको समझना होता है कि ये प्लेनर होता है और ये नॉन प्लेनर होता है। और लोग जल्दी जल्दी में कार्बन वाले ऑप्शन को करके आते हैं क्योंकि कुछ समझ में नहीं आता है वहां पे, और सोचते हैं क्वेश्चन छोड़ने से अच्छा है क्वेश्चन करके आए। लेकिन अब आपसे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, मैं ये एक्सपेक्टेशन करता हूँ। और अगर आपको इसको डाउट में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं उसे रिजॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। चलिए आगे अगले टॉपिक पे मूव करते हैं इसी के, वो है कार्बीन का केस। अगर हम कार्बीन के केस में देखें, स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑफ CF2, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे लोन पेयर, CF2, CBr2, सॉरी CCl2, यार काम करते हैं ना, CCl2, CH2 भी रखना है ना, यहाँ पे CH2 भी है, CH2, CF2, Cl2, CBr2, इन तीनों को लेके चलते हैं इनको लेके एक नदी के किनारे और टहलाते हैं, घुमाते हैं और चेक करते हैं कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। आइए इसकी स्टेबिलिटी को हम चेक करते हैं। तो इसकी स्टेबिलिटी को कैसे चेक करेंगे, इसकी स्टेबिलिटी को चेक करने का एक सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है बैक बॉन्डिंग। मिस्टेक मत करना, अगर कहीं भी आपको लोन पेयर दिखता है और बगल से ऑर्बिटल खाली होने के चांसेस हैं तो वहां आप देख लेना कि हो सकता है बैक बॉन्डिंग हो जाए। आइए CH2 बनाओ, H, ये होगा H, और यहाँ पे इसके पास होगा इलेक्ट्रॉन, और ये आपका CF, होगा CCl, यहाँ पे होगा लोन पेयर, और यहाँ पे होगा CBr, यहाँ भी होगा। अब आपको इस केस में देखना है कौन ज्यादा स्टेबल होगा। आइए बात कर लेते हैं, जरा देखिएगा CH2 की बात करिए सबसे पहले। CH2 की बात करिए, इसके पास लोन पेयर है, हाइड्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, जबकि फ्लोरीन के पास क्या है, बोलिए, फ्लोरीन के पास है, क्लोरीन के पास भी है और ब्रोमीन के पास भी है। जबकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो बैक बॉन्डिंग होगी 2p 3p होगी और यहाँ पे 2p 4p होगी। देखो ऐसा नहीं है, यहाँ पे अब ये बैक बॉन्डिंग बनाएगा, ये बैक बॉन्डिंग करेगा, तो यहाँ पे जो होगा ये 2p है और यहाँ पे ये कौन है, 3p है। और अब आपको मैंने बताया था ये 4p है, तो और यहाँ पे नो बैक बॉन्डिंग, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। तो देखिए आपको एक बात पता है कि 2p की वजह से, 2p की वजह से अब कार्बन जो है क्या है कि इसका ऑर्बिटल जो है इसके पास तो खाली ही रहेगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये ऐसे मतलब बता सकते हो आप, ठीक है, तो दिखा सकते हो, आप दिखा लेना इतनी देर से, तो वही हम कर रहे हैं। हमारा मेन टारगेट ये बताना है कि इसमें बैक बॉन्डिंग हो रही है, और अगर इसमें बैक बॉन्डिंग हो रही है तो मॉलिक्यूल स्टेबल हो रहा है, क्योंकि कार्बन अनस्टेबल होती है। अगर मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर आ गया ना तो अनस्टेबल हो जाता है। पहले मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर आ गया तो अनस्टेबल हो जाता है, पर अगर लोन पेयर नहीं है तो स्टेबल। और इफेक्टिव ओवरलैपिंग कहाँ हो रही, यहाँ पे, क्योंकि मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, मतलब सबसे ज्यादा हो जाएगा CF2, फिर CCl2, और वैसे तो CBr2 नहीं पूछता है पर हम कर लेते, थोड़ी बहुत तो होगी, और यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं होता है CH2, तो ये आपका ऑर्डर आ जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। अच्छा अगला क्वेश्चन एक और हम करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ CHCl3 एंड हम ले लेते हैं CHCl3 के साथ CHF3 एंड CHF3। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार आप इसको ट्राई कर लीजिए, अगर नहीं आता है तो फिर वीडियो को पहले यहाँ पे पॉज कर दीजिए, ठीक है, पॉज करके पहले एक बार इसको आप ट्राई कर लीजिए, देखिए आपसे होता है कि नहीं होता है। देखिए सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, एसिड का मतलब क्या होता है। एसिड का मतलब ये होता है कि हाइड्रोजन का निकालना, मतलब अगर ये हाइड्रोजन को निकाल देगा तो क्या बना लेगा CCl3 माइनस,
और ये क्या बना लेगा CF3 माइनस, ये बना लेगा CCl3 माइनस और ये बना लेगा CF3 माइनस। अच्छा बहुत अच्छी बात है, बना लेने दो। क्यों बना लेने दो? अब देखो कार्बन के पास आ गया निगेटिव, यहाँ आ गया Cl, यहाँ आ गया Cl, यहाँ आ गया Cl, यहाँ आ गया F, यहाँ आ गया F और यहाँ आ गया F। ठीक है, अब जरा आप मुझे ये बताइएगा, इसके पास भी निगेटिव चार्ज है, ठीक है, किस केस में बैक बॉन्डिंग होगी? किस केस में बैक बॉन्डिंग होगी? आपको यह समझना है कि किस केस में बैक बॉन्डिंग होगी। बताइए किस केस में बैक बॉन्डिंग होगी? देखो यहां है निगेटिव चार्ज और फ्लोरीन के पास कुछ नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, चेक कर लो आप। जबकि क्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, क्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। अब हो जाएगी बैक बॉन्डिंग, ये अपना यहां दे देगा। इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, और अगर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो यहां बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। तो CCl3 माइनस क्या होता है? मोर स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि ये जो है बैक बॉन्डिंग का केस इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा कि CCl3 माइनस ज्यादा स्टेबल होगा, तो इस ऑप्शन को और याद रखना। ठीक है, और आगे हम नेक्स्ट टाइम में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, और पसंद आया हो तो और भी आगे बढ़ाइए, जिससे और भी लोगों को बहुत हेल्प हो सके। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके और हम इस सीरीज को बहुत आगे ऐसे ही कंटिन्यू करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।